हाँ सैटरडे को, अगले संडे को, अगले संडे 6 को, 6 सितंबर को शायद से 6 को है। तो ये पोस्टपोन तो ऑलरेडी एक बार हो चुका था ना? नहीं सर, पहले 30 नहीं को सर, वाला नहीं हुआ था। पिछले हफ्ते ही हुआ था, पिछले से अच्छा, पिछले हफ्ते टेस्ट हुआ है, हमने डिस्कस तो कुछ नहीं किया था ऐसा। पिछले से पिछले से पिछले हुआ था, इसका मतलब अब होना, अच्छा ठीक है, इस बार होना था, उसको आगे कर दिया है, ठीक है। नहीं तो मतलब इस बार जो टेस्ट होगा आपका वो टोटल उसमें गैप फिर 21 डेज का आ गया होगा ना? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। फिनॉल चल रहा है ना? फिनॉल में लास्ट कौन सी रिएक्शन करवा दी थी कल? फिनॉल में लास्ट कौन सी रिएक्शन करवाई थी? कार्बोक्सिलेशन करवा दिया। राइमर कंप्लीट करवा दिया था, है ना, दोनों उसके पार्ट, फॉर्मुलेशन एंड कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइमर के बाद नेक्स्ट आता है राइमर के बाद हम लोग पढ़ेंगे राइमर कार्बोक्सिलेशन की मैंने मैकेनिज्म बता दी थी पूरी, CCl4 से जो कैसे हुआ था। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो फिर अगली हेडिंग डाल दीजिए आप, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। अगली हेडिंग लिखेंगे लिबरमैन, सर ये केमिकल रिएक्शंस में है? तो केमिकल रिएक्शन में ही है, मतलब रिएक्शन भी है और वो टेस्ट भी है एक फिनॉल का। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। नाइट्रोसो जानते हो? नाइट्रोसो किसको कहते हैं? नाइट्रोसो नाइट्रोसो नहीं जानते? NO, NO को कहते हैं नाइट्रोसो, NO। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं इसमें रिएजेंट क्या चलेगा लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में। तो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट का आपका रिएजेंट होता है HNO2, या फिर और क्या यूज कर सकते हो आप इसकी जगह पे, NaNO2 प्लस HCl और H2SO4। तो ये बताइए, ये तो हम कोई पहली बार तो ये रिएजेंट यूज नहीं कर रहे, कई बार हमने ये रिएजेंट यूज किया। जरा बताना ये क्या देता है, ये मिक्सचर क्या देगा आपको, क्या मिलता है यहाँ से हमें? NO2 प्लस NO2 भूल गए आप तो इतनी जल्दी। NO2 प्लस, हाँ, NO2 पॉजिटिव, NO प्लस, NO2 प्लस नहीं, NO प्लस। आपके पास मैंने ये रिएक्शन पढ़ाई थी आपको, इसमें लिखना यहाँ, मतलब इसमें मत लिखना इसको आप, ROH और फिर HNO2 के साथ या NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करवाते थे। नहीं, ROH के साथ नहीं, RNH2 के साथ। यस अल्कोहल बनता तो इसमें ये RNH2 के साथ सबसे पहले यहाँ से आके क्या चीज रिएक्ट करती थी? NO प्लस ही तो भेजते थे हम। है। यस सर। ये इलेक्ट्रोफाइल होता था और ये न्यूक्लियोफाइल होता था, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया करता था, फिर बाद में पानी हटाते थे, तब जाके RN2 प्लस बनता था, फिर N2 निकल जाया करता था, है ना? तो NO प्लस देता है ये मिक्सचर। तो यहाँ से इस मिक्सचर से आ जाएगा हमारे पास NO प्लस। क्या होगा आगे? आगे देखिए, फिनॉल, फिनॉल के पास आया NO प्लस। हाँ जी, क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाएगा। अब ये जो कंपाउंड बनाया है आपने, इसमें ध्यान रखना लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में
2 बार इलेक्ट्रोफाइल बनता है और दोनों इलेक्ट्रोफाइल हमारे फिनोल पे रिएक्शन करते हैं। तो पहला इलेक्ट्रोफाइल तो क्या था, जो एकदम स्टार्टिंग में बन गया था NO+, इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, ये बन गया। अभी एक और इलेक्ट्रोफाइल बनेगा जो कि फिर से फिनोल पे अटैक करेगा। हाँ जी, क्या है वो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल? इसमें करवाइए टॉटोमराइजेशन, करवाइए, सोचिए, बताइए क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। टॉटोमराइजेशन हो गया इसमें, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा? H हटा दो, हटा दिया H, माइनस लगाओ और रेजोनेंस करवाओ, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हो। हाँ जी, इसके अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी और फिर यहाँ आएगा माइनस, वो माइनस गया N के साथ तो फिर से आ गया डबल बॉन्ड N, और इस पे आ चुका है O माइनस, और इस माइनस के साथ क्या जोड़ देंगे? H। बताइए टॉटोमराइजेशन समझ में आया या नहीं आया? कैसे बनाया? डायरेक्टली यस सर। एक्सटेंड करके भी दिखा सकता हूँ आपको, बताओ समझ में आया नहीं आया? टॉटोमराइजेशन के बाद ये इससे ये वाली स्ट्रक्चर कैसे बन रही है, क्लियर है? ठीक है। हाँ जी, अब इसके बाद में क्या होता है, क्या बोला मैंने? 2 इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं। पहला इलेक्ट्रोफाइल तो ये था, अब नया इलेक्ट्रोफाइल बनने जा रहा है। मीडियम आपका ऑलरेडी एसिडिक चल रहा है, तो इस H+ के होने की वजह से ये यहाँ से H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और H2 के बाहर निकलने के बाद क्या बनेगा आपके पास? एक नया इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। क्या है इलेक्ट्रोफाइल? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N और N पे प्लस। हाँ जी, ये है हमारा नया इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का एक ही काम है, फिनोल पे अटैक करता है, तो ये अब अटैक करेगा फिनोल पे। हाँ जी, जो ये NO है, NO तो आपके पास में ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है, पैरा पे भी अटैक कर सकता है। पैरा पे थोड़ा ज्यादा करेगा, उस हिसाब से हमने बना दिया। साथ में ऑर्थो वाला भी बन रहा होगा, लेकिन ये जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान से देखिए इस इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल इतना बड़ा है कि ये ऑर्थो पोजीशन पे नहीं जुड़ सकता। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ जुड़ेगा? ये पैरा पे ही जुड़ेगा। जोड़ दीजिए पैरा पे, इस इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पे जोड़ दीजिए। हाँ जी, क्या बन गया? OH N डबल बॉन्ड रिंग डबल बॉन्ड O। बताओ कंपाउंड समझ में आया नहीं आया? क्या बन रहा है? हाँ जी, आ रहा है समझ में? सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई आपने, जो E+ आता था, E+ को जोड़ देते थे, या N+ को जोड़ दिया हमने स्फीनॉल के साथ पैरा पोजीशन पे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ कलर का कुछ एक कॉम्बिनेशन आएगा, जिसकी वजह से हम इसको टेस्ट की तरह भी यूज करते हैं। लिवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट काफी फेमस टेस्ट है ये फिनॉल का। तो अब इसमें क्या है, मीडियम बताइए आपका पहले, तो मीडियम कैसा चल रहा है? एसिडिक है, मीडियम बेसिक है, कैसा है मीडियम? हाँ जी, मीडियम कैसा है? एसिडिक। ठीक है, तो उस एसिडिक मीडियम में ये जो कंपाउंड है ना आपके पास में, ये एसिड H+ थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से ये क्या करता है, थोड़ा इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ऐसे एग्जिस्ट करता है ये। जब बनता है तो ऐसे एग्जिस्ट करता है। फिर हम क्या करते हैं, हम मिलाते हैं इसको, डाइल्यूट करते हैं, पानी मिलाते हैं इसको। तो पानी जब आप मिलाओगे तो फिर ये जो एक्सेस H+ है ये डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या बनेगा? फिनॉल N डबल बॉन्ड रिंग डबल बॉन्ड O, और फिर इसके बाद में हम मिलाते हैं बेस। अगर बेस मिलाओगे तो क्या होगा, ये फिनॉल वाला H भी हट जाएगा। फिनॉक्साइड N डबल बॉन्ड रिंग डबल बॉन्ड O। ये 3 आपके पास में अलग अलग कंपाउंड है, और इन तीनों कंपाउंड का कलर अलग अलग होता है।
बेसिकली आपके पास में ये कंपाउंड जो है वो बेसिक मीडियम में कुछ और कलर देता है, एसिडिक मीडियम में कुछ और कलर देता है। क्या क्या कलर है? स्टार्टिंग में ये जो कंपाउंड था इसका कलर होता है ग्रीन, यानी जब मीडियम आपका एसिडिक है तो कलर है ग्रीन। इसके बाद में इसका कलर क्या हो गया? रेड। और बेसिक मीडियम में इसका कलर क्या हो गया? ब्लू। तो फिर से देखो सीक्वेंस हमारा वही का वही रहा जो हमने कहीं एक जगह और भी पढ़ा है। GRB। विक्टर में है टेस्ट। और यहाँ पे भी सीक्वेंस यही है। MS चॉन में लेकिन एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, MS चॉन में ये सीक्वेंसिंग गलत दी हुई है। तो जो उसमें मुझे क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं है, आप फिनॉल में जब करोगे तो वहां मिलेगा, तो उसको करेक्शन कर लेना। उसमें सीक्वेंसिंग गलत है, GRB यही होगी। ये जो स्टार्टिंग में है एसिडिक मीडियम में ये ग्रीन होता है, फिर डाइल्यूट करने पर जो बनता है वो रेड होता है, और बेसिक मीडियम में जो होता है वो ब्लू होता है। तो GRB वाला ही सीक्वेंस रहेगा। तो इस रिएक्शन की वजह से हम इसको टेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। अलग अलग कलर आपके पास आ रहे हैं। हाँ जी, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। सर एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ हाँ बोलो। सर ये जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, जो सेकंड केस में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो पैरा पे वो हिंड्रेंस की वजह से वहां पर जाता है सिर्फ? हाँ हाँ, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा मिल जाएगा और तो क्योंकि बहुत बड़ा है ना इलेक्ट्रोफाइल। ये टेस्ट डिस्टिंग्विश किसको कर रहा है? हर टेस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए नहीं होते, ये टेस्ट ये पता कर रहा है कि जो आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है वो फिनोल है। ओके सर। ये डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट नहीं है, ये पता लगाने का टेस्ट है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके हाथ में है वो फिनोल है। डन। एक मिनट। एकाग्र फिर नोट्स की फोटोकॉपी करवा ली थी क्या आपने? सर अभी नहीं कराई, अभी करवा लूंगा। करवा लो यार, कब करवाओगे? वो दे नहीं रहा नोट्स। सर पूछा था सर, अभी मिले नहीं। अगली हेडिंग डाल लीजिए, हेलोजनेशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, हेलोजनेशन ऑफ फिनॉल। टर्न कर दूं?
बहुत स्लो है आप लोगों की, अभी तक नहीं लिखा ये। हो गया सर। लिख लिया सर। हेलोजनेशन ऑफ फिनॉल। हाँ जी, फिनॉल में हेलोजनेशन समझने से पहले मैं एक रिएक्शन आपको रिकॉल करवाता हूँ। पड़ी हुई है रिएक्शन, क्या क्या बन जाता था? सर बी आर का एडिशन, इसमें OH का और OH OH और BR। BR, OH और BR का। नो? यस सर। Yes sir। तो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ये तो केवल ऐसे ही आपको थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए वैसे ही लिख दिया था, ठीक है। अब आइए फिनॉल के हेलोजनेशन। हाँ जी, इसकी आप रिएक्शन करवा रहे हो फिनॉल प्लस X2। हेलोजन ले लिया आपने Cl2Br2, और सॉल्वेंट आप CCl4 ले रहे हो या फिर CS2 भी ले सकते हो। इस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनता है, इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था या नहीं चाहिए था? इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन को, Yes। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आता था Br+, जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाता था। यस ऐसे यहाँ से भी Br+ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाता था। ऐसे यहाँ से आ गया आपका Br+ या Cl+ जो भी है, और क्या बना लेगा? फिनॉल हेलोजन ऑर्थो पोजीशन पे, और हेलोजन कहाँ? पैरा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि OH आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। इसके बाद में बात करते हैं हम, अगर हमने फिनॉल की रिएक्शन हेलोजन के साथ H2O सॉल्वेंट लेकर के करवाई तो क्या होगा? तो आपके पास में बनेगा OH, जैसे मान लेते हैं Br2 ले लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी, ऑर्थो पे भी लगेगा, पैरा पे भी लगेगा, एक ही कंपाउंड में आपके पास तीनों पोजीशंस पे लग जाएगा। अब इसका आप मुझे रीजन बताइए कि यहाँ पर तो आपके पास में ये एक एक लग रहा है और यहाँ पर ये तीनों पे लग गया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सर H2O जो O नेगेटिव आता है उसको स्टेबलाइज कर देता है। H2O जो कौन सा O नेगेटिव आएगा? सर जो बेंजीन फिनोल के ऊपर जब H पॉजिटिव हट के O नेगेटिव आएगा तो H2O उसको रेजोनेंस प्रोवाइड करके O मतलब नेगेटिव चार्ज हटा देगा। चल तो ये बताइए कि वो नेगेटिव आएगा ही क्यों? मैंने बेस तो नहीं लिया। चलिए इधर देखिए, मैं समझाता हूँ इसमें। इसके पीछे दो रीजन। पहला रीजन तो मैंने आपको यहाँ ये इसीलिए रेफरेंस के लिए बताया लिया है क्योंकि इसके बारे में मैंने कुछ 11th क्लास में बताया था आपको। इसमें से कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है और क्यों? इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है और क्यों? वाटर वाली फास्ट होती है सर, क्योंकि वाटर वाली में पूरा का पूरा पानी ही है। वाटर वाली क्यों फास्ट होती है? सर पानी ही पानी है, पोलराइज कर देती है Br2। यस सर। मतलब पानी जो है पोलर सॉल्वेंट है, वो Br2 को बहुत आसानी से पोलराइज करेगा और Br+ जल्दी जनरेट करेगा।
Yes. मतलब इसमें आपका Br प्लस बहुत आसानी से बन जाएगा, जबकि इस वाले केस में Br प्लस उतनी आसानी से नहीं बनता। अगर Br प्लस ज्यादा आसानी से बनेगा तो फिर आपके पास आगे की जो रिएक्शन है वो भी ज्यादा फास्ट होगी। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर है। Br प्लस एक तो इस केस में बन रहा है, Br प्लस एक इस केस में बन रहा है। कौन से केस में Br प्लस ज्यादा आसानी से बनेगा? ऑब्वियसली सेकंड केस में Br प्लस। ठीक है, मतलब ज्यादा आसानी से बनेगा और ज्यादा बनेगा, ज्यादा आसानी से और ज्यादा बनेगा। काफी सारे Br प्लस आपके पास प्रेजेंट होंगे। सेकंड, जो आपके पास फिनॉल है, ये फिनॉल वाटर में थोड़ा बहुत इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। वीक एसिड है ना एक, थोड़ा बहुत तो डिसोसिएट होगा ही होगा पानी में। आप लोगों ने पढ़ा है पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम। फिनॉल जो है वो फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में जबकि CCl4 में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। CCl4 में फिनॉल फिनॉल की तरह ही रहेगा हमेशा, H प्लस हटेगा ही नहीं। यहां हटेगा और हटेगा तो फिर O माइनस आएगा। अब ये बताइए, इस रिंग की एक्टिविटी ज्यादा है या इस वाली रिंग? Phenoxide. इस रिंग की एक्टिविटी ज्यादा होगी। यस इसका मतलब एक तो आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा आ गए, दूसरी बात रिंग की एक्टिविटी भी बढ़ गई रिएक्शन करने की। तो फिर तो आपके पास में फटाफट जहां जहां अटैक कर सकता है Br प्लस सब जगह अटैक करेगा। और इस केस में ट्राई हेलो डेरिवेटिव बनता है अगर हम पानी सॉल्वेंट लेकर के रिएक्शन करते हैं। ठीक है ना, इसमें बस एक सिंपल सा आप ये रीजन लिख लीजिए कि इन H2O फिनॉल मतलब ये एग्जिस्ट एज तो नहीं लिख सकते, इक्विलिब्रियम रहता है, थोड़ा बहुत ऐसा रहेगा थोड़ा बहुत ऐसा रहेगा। इन H2O फिनॉल एग्जिस्ट एज फिनॉक्साइड एंड फिनॉल, मतलब ये वाला इक्विलिब्रियम लिख लीजिए। और यहाँ से क्या हुआ, प्लस एम जो है इसका वो ज्यादा है, मोर प्लस है, जिसकी वजह से हमारी बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। सर सेकंड में Br2 की जगह कोई भी X ले सकते हैं ना? सेकंड वाली में कोई भी हेलोजन ले सकते हैं ना? हाँ जी, एक रीजन तो ये है। H2O में ये फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में रहेगा और इसका प्लस एम ज्यादा है। और दूसरा रीजन क्या बताया था? Polarization. दूसरा रीजन क्या बताया था? मोर H Br प्लस वो इस Br2 को इजीली पोलराइज कर देगा, ज्यादा Br प्लस जनरेट करेगा। रीजन देखिए, H2O कैन जनरेट more Br plus. नेक्स्ट, अगली हेडिंग डालिए, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल या केवल सल्फोनेशन। हाँ जी, सल्फोनेशन अभी हमने बेंजीन रिंग में पढ़ा था, अब हमें फिनॉल में करवाना है सल्फोनेशन। याद कीजिए रिएजेंट क्या लेते थे सल्फोनेशन करवाने के लिए? कंसंट्रेटेड H2SO। Oleum. कंसंट्रेटेड H2SO, कंसंट्रेटेड H2SO4 आप लोगे। और फिनॉल के
सल्फोनेशन में आपको एक चीज याद रखनी है, एक टर्म याद रखना है बेसिकली, फॉल। क्या मतलब है इसका भी समझ में आएगा आपको। OH SO3H OH SO3H अगर लो टेम्परेचर है, लो कितना होता है यहाँ पर, ऑलमोस्ट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तब तो ऑर्थो वाला बनता है। और अगर हाई टेम्परेचर है, इस रिएक्शन में हाई टेम्परेचर कितना होता है, ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पैरा वाला बनता है। तो इधर देखिए, ये फॉल का क्या मतलब है, फॉल का मतलब है पैरा बनेगा हाई टेम्परेचर पे और ऑर्थो बनेगा लो टेम्परेचर। पैरा एट हाई टेम्परेचर एंड ऑर्थो इज एट लो टेम्परेचर। तो ये केवल याद रखने की ट्रिक है, ये दिमाग में रहेगा तो आपको इजीली पता रहेगा लो टेम्परेचर पे कौन सा वाला मेजर होगा और हाई टेम्परेचर पे कौन सा मेजर होगा। लिख लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट, अगली हेडिंग डालिए नाइट्रेशन। नाइट्रेशन सर 1 सेकंड पिछला पेज दिखा दो। हो गया सर। नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन भी हम लोग पढ़ के आए हैं जस्ट अब बेंजीन में। Yes, sir. तो याद कीजिए, नाइट्रेशन करवाने के लिए आप लोग क्या यूज करते थे, Concentrated H2SO4 और concentrated HNO3. कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, इन दोनों के रहते हैं हीटिंग मिक्सचर। और इसमें क्या होगा आपके पास में, OH ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और थोड़ा बहुत इस वाले केस में एक चीज और देखो, ये भी बनता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं बनेगा लेकिन थोड़ा बहुत बनेगा, NO2 NO2 और NO2। क्या है ये, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। तीनों तीनों जगह क्यों जुड़ गए, क्योंकि OH जो है ना आपका, OH का थोड़ा सा रिएक्टिविटी बढ़ा दी है OH ने। तो इस वाले केस में थोड़ा बहुत बनता है, उतनी अच्छी यील्ड नहीं आती, काफी पुअर यील्ड होती है, लेकिन थोड़ा बहुत बन सकता है। लिख लीजिए, फिनॉल के नाइट्रेशन से पिक्रिक एसिड भी बन जाता है, लेकिन अच्छी यील्ड नहीं होती, थोड़ा बहुत बनता है।
नेक्स्ट, इसके बाद में हेडिंग डालिए एजो कपलिंग रिएक्शन। हेडिंग डालो एजो कपलिंग रिएक्शन। फिनॉल एजो कपलिंग रिएक्शन भी शो करता है। क्या मतलब है एजो कपलिंग का, अभी समझ में आएगा आपको। देखो ये है फिनॉल, और ये है आपका फेवरेट कंपाउंड, क्या बोलते हैं इसको, डायज़ोनियम सोल्ट, बेंजीन बेंजीन डायज़ोनियम, डायज़ोनियम डायज़ोनियम। बेंजीन डायज़ोनियम आयन है, सॉल्ट Cl माइनस है तो सॉल्ट बोल देते हैं, अदरवाइज बेंजीन डायज़ोनियम आयन। ये जो कंपाउंड है बेसिकली इसमें रेजोनेंस होता है, इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, एक तो ये जो आपके सामने लिखी हुई है और दूसरी कौन सी होती है, इसी कंपाउंड की दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखो, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं और एक लोन पेयर है और बगल में प्लस है, तो रेजोनेंस होगा और ये लोन पेयर फटाफट इसको डोनेट करेगा, तो फिर इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। समझ में आ रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हैं? यस अब सर, बताइए इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है या सेकंड? मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के रूल्स बताए थे आपको 11th क्लास में। कौन फर्स्ट, स्टेबल है? more number of pi bonds. Yeah. नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपके पास पाई बॉन्ड ज्यादा है, यहाँ कम है, इसका मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है तो मुझे बताइए इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करने की टेंडेंसी इस स्ट्रक्चर की ज्यादा होगी या नीचे वाली स्ट्रक्चर की ज्यादा होगी? नीचे वाले की नीचे वाले की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करने। तो अब जब फिनॉल की रिएक्शन डायज़ोनियम के साथ करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। अब ये बताइए ये इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा साइज बड़ा है या नहीं है? तो क्या ये और जुड़ेगा क्या? पैरा पे जाएगा। No sir, para थोड़ा बड़ा है साइज में, तो पैरा पे जोड़ दीजिए। क्या बन गया? फिनॉल, हाँ जी, एन डबल बॉन्ड एन, फिर बेंजीन रिंग। ये कंपाउंड समझ में आया? ये बनेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर, अब ये जो कंपाउंड है ना, इसको हम, इसमें ये जो एन डबल बॉन्ड एन आया है, एन डबल बॉन्ड एन, इस ग्रुप को बोलते हैं एजो। एन डबल बॉन्ड एन जो है इसको बोलते हैं एजो। और इस एजो ग्रुप ने किया क्या है, दो बेंजीन रिंग को कपल किया हुआ है, जोड़ रखा है दो बेंजीन रिंग्स को, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है एजो कपलिंग रिएक्शन। और ऐसे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये डाई होते हैं, जिनको हम लोग एजो डाई बोलते हैं। एजो डाई, एजो तो वर्ड किसके लिए है, इस वजह से है एजो, एजो डाई। और कलर कैसा होता है इस डाई का? कई सारे कंपाउंड्स हम देखेंगे, ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो टाइप का कुछ कलर होता है इन डाइस का, ठीक है। वो ब्राइटनेस येलो की तरफ ज्यादा हो जाएगी, कभी ऑरेंज की तरफ ज्यादा हो जाएगी, कब, जिस हिसाब से आपके ग्रुप चेंज होते जाएंगे। OH में कुछ और कलर होगा, NH2 लग जाएगा तो कुछ और कलर होगा, तो वो सब चीजें बाद में देखेंगे। इस टाइप कंपाउंड को हम एजो कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, और ये एजो डाई है जिनका कलर कुछ इस रेंज में होता है, येलो ऑरेंज टाइप। लिख लीजिए
एजो कपलिंग रिएक्शन। इसके बाद आते हैं आपके फेवरेट इंडिकेटर पे। इंडिकेटर कौन सा था आपका फेवरेट? फिनोल्फ्थलीन। हाँ जी, फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन कैसे फॉर्म किया जाता है? हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्फ्थलीन। सर ये भी रिएक्शन है इसकी फिनोल की? हाँ, फिनोल से ही बन रहा है, फिनोल की रिएक्शन में चल रहा है सब कुछ। ये भी फिनोल की रिएक्शन थी, बस नाम है उसका एजो कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि कपलिंग हो जाती है, एजो ग्रुप कपलिंग कर रहा है यहाँ पे। ये जो दोनों बेंजीन रिंग एजो कपलिंग मिक्सचर में एजोडाई में सर, ये यहाँ पे ग्रुप्स कोई मर्जी अटैच हो सकते हैं बेंजीन पे? क्या? ये जो एजो कपलिंग रिएक्शन का प्रोडक्ट है हाँ सर, इधर कोई मर्जी ग्रुप अटैच हो सकता है दोनों बेंजीन पे? हाँ जी, कोई भी ग्रुप हो सकता है। कोई भी हो सकता है। वो लगाता है कि हम लोग उतने ज्यादा नहीं पढ़ते, हमारे सिलेबस में 3 ही पढ़ते हैं हम लोग। एक तो ये फिनॉल के लिए, एक एनिलीन के लिए पढ़ेंगे, और पढ़ते हैं हम नेफ्थॉल के लिए। नेफ्थॉल क्या होता है? नेफ्थॉल जानते हो? नेफ्थलीन से बनता है नेफ्थॉल। इधर बना देता हूँ, इसको बोलते हैं नेफ्थॉल। तो ये नेफ्थॉल वाला केस सब ये बाद में बताएंगे। हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन कैसे प्रिपेयर किया जाता है? देखिए क्या क्या होता है उसका स्टार्टिंग मटेरियल। इसकी मैकेनिज्म वैसे नहीं है, बस आपको तो स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए फिनोल्फ्थलीन की। सबसे पहले तो आप मुझे इस एसिड का नाम बताइए। अगर मैं यहाँ भी COH लगा दूं और यहाँ भी COH लगा दूं, इस एसिड का नाम क्या है? COH है, क्या नाम है इसका? हैलिक एसिड। थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर वो थैलिक एसिड था तो ये क्या होगा? थैलिक एनहाइड्राइड। दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। COOCO एनहाइड्राइड ग्रुप आ गया। और इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है फिनॉल के साथ। फिनॉल के यूज होते हैं 2 मोल, थैलिक एनहाइड्राइड के 1 मोल के साथ फिनॉल के 2 मोल। तो फिनोल्फ्थलीन में देखो, फिनोल्फ्थलीन में नाम में ही फिनॉल है, तो फिनॉल तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो थैलीन लिखा हुआ है आपने, वो थैलीन बेसिकली थैलिक एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट करता है। और फिर लिया जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब आप इनको तीनों को, दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हो, तब आपके पास फिनोल्फ्थलीन बनता है। और फिनोल्फ्थलीन जो बन रहा है उसकी स्ट्रक्चर आप आसानी से ऐसे समझ सकते हो। एक मिनट। हाँ जी देखो, ये फिनोल्फ्थलीन, सॉरी, थैलिक एनहाइड्राइड में से किसी भी एक कार्बन से जो डबल बॉन्ड O है, ये O हटा दो, और यहां से ये दोनों H हटा दो, ये तो O हट जाएगा। और ये वाले फिनॉल के जो पैरा पोजीशन पे H है, वो हटा दीजिए और कनेक्ट कर दीजिए, तो H2 अल्टीमेटली यहाँ से निकल जाता है। और H2 के रिमूवल के बाद प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट क्या बन रहा है? बेंजीन रिंग, OH, और बेंजीन रिंग, OH। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड फिनोल्फ्थलीन। फिर ये अपने कलर चेंज करता है। अगर मीडियम बेसिक करोगे तो ये O पे माइनस हो जाएगा, उसका कलर कुछ और होता है। एसिडिक मीडियम है तो कलर कुछ और होता है। याद है आपको कलर फिनोल्फ्थलीन का एसिडिक मीडियम में कैसा होता है और बेसिक में कैसा होता है? दिस इज कॉल्ड फिनोल्फ्थलीन। बोलिए। Pink and colorless.
पिंक कलरलेस होता है। पिंक कौन से उसमें होता है, कलरलेस कब होता है? पिंक Colorless बेसिक में acidic. कलरलेस Basic एसिडिक colorless acid. इसमें Colorless acidic. मेरे को याद नहीं है, कंफर्म हो तो ही बताना। हाँ जी, एसिडिक में Colorless. Colorless. कलरलेस, और बेसिक है तो Pink. पिंक। वो बड़ा लाइट पिंक आता है, इसका डार्क पिंक नहीं होता फिनोल्फिन का, लाइट पिंक। रुको मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार, मुझे भरोसा नहीं है आपको। सर एसिड में कलरलेस, बेसिक पे पिंक, यही है नेट पे तो। यही है पक्का? मिल गया? यस सर, देख लिया अभी। यही होता है सर। ठीक है, फिर यही है, लिख लीजिए। दिस इज फिनोल्फथलीन, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्फथलीन। हो जाए तो बता देना। डन। हो गया सर। हाँ जी, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट, आगे देखिए। इसके बाद फिनोल की एक रिएक्शन ये भी आपको पता होनी चाहिए, ये वैसे शायद हो सकता है मैंने आपको पहले भी कभी बताई हो, कल भी शायद कोई बोल रहा था आप में से। जिंक डस्ट, क्या बनता है फिनोल की रिएक्शन अगर जिंक डस्ट के साथ बनता है? बेंजीन। 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 ठीक है, और अगर बेंजीन की रिएक्शन V2O5 के साथ करवाई जाए तो फिनॉल बन जाता है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको टेम्परेचर ध्यान देना है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर है तब तो ऐसा होगा, और अगर टेम्परेचर आपने 300 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया
नीचे लिख लो, अगर बेंजीन का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं B2O5 के साथ और टेम्परेचर हम ले गए 500 के आसपास, तो इस केस में यहाँ बनता है मैलिक एनहाइड्राइड। क्या होता है मैलिक एनहाइड्राइड, जानते हो क्या? मैलिक एनहाइड्राइड, ये मैंने बताया है, आपको पढ़ाया हुआ है 11th क्लास में। मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड याद आ रहा है? हाँ जी, सर मैलिक सिस ब्यूटेन, सर सिस ब्यूटान यस मैलिक ब्यूटानोइक वाला एसिड। सोचा था, मैलिक वाला था, इतने याद। यस सर, H ब्यूटेनोइक एसिड सिस फॉर्म। O O C O O, ये होता है आपका मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एसिड का एनहाइड्राइड। तो इसमें टेम्परेचर पता होना चाहिए आपको, हाई टेम्परेचर पे हो रहा है मामला है, लो टेम्परेचर। नेक्स्ट, वैसे तो मैंने एक रिएक्शन ये कल बता दी थी आपको, बट इन दोनों रिएक्शन को एक साथ ही लिख लेते हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिनॉल की रिएक्शन RCOCl के साथ और फिनॉल की रिएक्शन PHCOCl के साथ। हाँ जी, क्या बना था इस केस में कल, याद कीजिए, बोलो क्या हुआ था? भूल गए? सर H की जगह वो लग जाएगा CH4। इस केस में क्या होगा? R की जगह यहाँ PH है तो PH लग जाएगा। अब इसके बारे में मैं काफी कुछ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखो नाम देखो आप, इस वाली पहली वाली रिएक्शन का तो नाम मैंने कल बता दिया था आपको, क्या बोलते हैं इसको? एसाइलेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल, एसाइलेशन ऑफ फिनॉल एंड बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल। हाँ जी, अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान देना। एसिड के 4 डेरिवेटिव होते हैं, जानते होंगे आप चारों डेरिवेटिव्स को। कौन कौन से 4 डेरिवेटिव होते हैं? RCOCl क्लोराइड, OR एनहाइड्राइड, अमाइन, एनहाइड्राइड, अमाइड, पहले एस्टर आता है और फिर आता है एमाइड। amide इसमें तो थोड़ा सा याद करके ये बताओ मुझे, ये एस्टर कैसे बनता था? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? अल्कोहल और कार्बोक्सी। एल्कोहल, सॉरी एसिड और एल्कोहल। और इसमें अगर मान लो मैंने यहाँ 18 लिख दिया तो 18 वाला जोड़ेंगे ओ एसिड के साथ। आएगा, 18। हाँ जी 18 आएगा नहीं आएगा? आएगा। आएगा सर। H एल्कोहल से हटता है और OH यहाँ से हटता है, ये सिचुएशन होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम
एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब इसमें मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं और इस चीज का यूज कई बार होगा। मतलब अभी जब हम एसिड डेरिवेटिव्स पे आएंगे वहां पे भी बार बार इस रिएक्शन का यूज होगा, तो ये दिमाग में आपको अच्छे तरीके से बैठा लेंगे। क्या है, आपके पास एल्कोहल की रिएक्शन अगर एसिड के साथ करवाई जाए तब तो एस्टर बन ही जाता है ना, इसको हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर कभी आपके पास एसिड नहीं है, एल्कोहल तो है, एसिड नहीं है और एस्टरिफिकेशन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन एसिड डेरिवेटिव्स में से वो एसिड डेरिवेटिव जो कि एस्टर से ज्यादा रिएक्टिव हैं, अगर उनके साथ रिएक्शन करवाई जाए एल्कोहल की तब भी हमारे पास एस्टर बन जाता है। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एस्टरिफिकेशन। फिर से सुनना, नॉर्मल एस्टरिफिकेशन कैसे होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ? एल्कोहल के साथ, एसिड की प्रेजेंस में बन जाता है एस्टर। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं और इसकी रिवर्स रिएक्शन को, इसका भी नाम है, क्या बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन? सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एसिड के साथ रिएक्शन करवा के हो जाता है, एस्टर बन जाता है। लेकिन अगर कभी आपके पास एसिड नहीं है और एस्टर बनाना है तो और भी तरीके हैं हमारे पास। क्या कर सकते हैं हम? वो एसिड डेरिवेटिव जो एस्टर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कौन कौन से आएंगे? फिर दो ही आएंगे इस कैटेगरी में, एक तो क्लोराइड और एक एनहाइड्राइड। अगर इनकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ हो तब भी एस्टर बन जाता है। और ध्यान से देखिए, यहाँ हमने वही तो काम किया है। यस, इन दोनों रिएक्शन में हमने वही तो काम किया है। ये एस्टर बना है, किससे बना है एस्टर? एसिड क्लोराइड से। और यहाँ एल्कोहल की जगह वो फिनॉल है तो वो पीएच वाला आ गया। बताइए, बात समझ में आ रही है? यस। ठीक है ना, तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना। इसको मॉडिफाइड एस्टरिफिकेशन कहते हैं, कई बार यूज आएगा इसका आगे। इसमें आप एक काम करो, नोट के फॉर्म में लिख ही लो इसको, है ना, नहीं तो भूल जाओगे। देखो लिखिए, एस्टर्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, एस्टर्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड by reaction of more reactive acid derivative, more reactive acid derivative क्या क्या होगा? मोर रिएक्टिव ब्रैकेट में लिख लीजिए, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। acid chloride and acid anhydride bracket close by reaction of more reactive acid derivative with alcohol bracket close करके लिख लीजिए with alcohol। ठीक है, it is called modified esterification, it is called modified esterification। और अब जब मैंने आपको ये बताया ही है तो साथ के साथ एक चीज और बता देते हैं, ये एमाइड कैसे बनता है? एमाइड कैसे बनता है? एमाइड बनता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई जाती है। एमाइड कैसे बनता है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई जाती है तब एमाइड बनता है। ऐसे तो बन ही जाएगा एमाइड। लेकिन अगर कभी आपके पास एसिड नहीं है और एमाइड बनाना है तो बताइए और कैसे कैसे बनाया जा सकता है एमाइड?
अमोनिया की रिएक्शन चाहे एसिड क्लोराइड के साथ करा दो तब भी एमाइड बनेगा, एसिड एनहाइड्राइड के साथ करा दो तब भी एमाइड बनेगा, और एस्टर के साथ करवा दो तब भी एमाइड बनेगा। ठीक है ना, ये भी आप लिख लीजिए, जो आपने नोट लिखा है उसी में लिख लीजिए। सेम लॉजिक कैन बी अप्लाइड फॉर एसिड एमाइड एज वेल। उसमें एक एस्टर और कर लीजिए। डन, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, पेज टर्न करें। हाँ भाई रितेश, हो गया क्या? हो गए सर। चलो फिर नेक्स्ट, एक मिनट। अच्छा हाँ, एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर आर की जगह पीएच आएगा। तो बेंजोइलेशन किसको बोलते हैं? एच हटके पीएचसीओ का लगना, और एसाइलेशन किसको बोलते हैं? एच हटके आरसीओ का लगना। हाँ जी, नेक्स्ट। इसके बाद में हम लोग रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं फिनॉल की एल्कोहल के साथ, सॉरी, फिनॉल की रिएक्शन पीसीएल5 के साथ। अब फिनॉल की रिएक्शन पीसीएल5 के साथ कैसे होगी, उसके लिए क्या है कि एक बार एल्कोहल की रिएक्शन याद करते हैं हम पीसीएल5 के साथ क्या होता था। आरओएच की रिएक्शन पीसीएल5 के साथ, ये पढ़ा हुआ है हमने, PCl3 PCl5 SOCl2 और SOCl2 विद पायरिडीन। क्या बनता है यस इसमें? सर। RCl plus RCl plus HCl plus और POCl। POC। क्या बनता है उसका भी मैंने ट्रिक सिखाई थी आपको। यस PCl क्या बनेगा? RCl RCl plus HCl plus HCl भी अलग हो POCl। POCl3 बन जाएगा। POCl3 है ना। तो ये एकदम इजीली ट्रिक, इससे हमें याद रहता है क्या बनता है। अब क्या है कि अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं फिनॉल के साथ। PCl5 के साथ। तो अब अलग से अगर मैं नहीं बताता आपको, तो आपको तो वही लगता है कि भाई जैसे फिनॉल के साथ ये बना था ऐसे इसके साथ ये बन जाएगा, लेकिन इसके साथ ये सब नहीं बनता। मतलब थोड़ा बहुत बनता है, ऐसा नहीं है कि क्लोरोबेंजीन बिल्कुल नहीं बनता, बनता है, बट ये तो बहुत ही माइनर बनता है। असली प्रोडक्ट कुछ और होता है इसका, ये मेजर नहीं है। इस तरीके से नहीं होती है रिएक्शन। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपके पास ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है और ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहां से तो ये OH आसानी से हट गया था, लेकिन इस केस में OH इतनी आसानी से, आप SN2 रिएक्शन करवाते थे अगर याद हो तो आपको, यहाँ थोड़ा आप SN2 करवा पाओगे फिनॉल में। इस कार्बन पे हो सकती है क्या SN2? नहीं हो सकती। तो इस केस में प्रोडक्ट कुछ और बनता है। इस केस में क्या होता है,
मतलब जैसे मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो इसमें तो बेसिकली आपका Cl माइनस आकर के इसके ऊपर अटैक करता था और यहाँ से ये OH हट जाया करता था। लेकिन इस बार इस वाले कार्बन पे अटैक नहीं हो सकता, तो उल्टा काम होगा, इसमें ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये जाएगा फॉस्फोरस पे और Cl को हटाएगा। मेन मेजर जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर वो बनता है P डबल बॉन्ड O, और फॉस्फोरस के साथ कौन गया है? फिनॉल। 3 फिनॉल लग जाते हैं इसके साथ में, OPH, OPH और OPH। नाम क्या है इसका? नाम बता सकते हो? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट ये होता है मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर है, लिख लीजिए। यार ये चीज ROH में क्यों नहीं होती? कौन सी वाली चीज? ये वाली, मतलब जो ऑक्सीजन का लोन पेयर PCl5 में फास्फोरस के पास आ जाते हैं। उसमें आपके पास में जो क्लोरीन है ना, एक्चुअली फास्फोरस को डोनेट तो करता है वो, वहां पर भी कॉम्प्लेक्स बनता है एक, और फिर फाइनली Cl वहां से निकल के फिर वो जब इसके ऊपर अटैक करता है तो फिर फाइनली OH वहां से पूरी तरीके से अलग हो जाता है। तो इसमें होता ये था कि ऑक्सीजन तो इस वाले केस में भी अटैक करता है फास्फोरस पे, लेकिन फिर Cl जब Cl यहाँ से निकल के इसके ऊपर अटैक करता है तो ये OH पूरी तरीके से हट जाता है, तो फास्फोरस के साथ अल्टीमेटली OH आता है, OR नहीं आता। जबकि इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में आपके पास में वो पूरा का पूरा OR आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर Cl जो है वो अटैक नहीं कर सकता इस कार्बन पे वापस। ओके सर। सर हाँ जी, जो अभी आपने बोला था ना वो बिल्कुल ऊपर से चला गया कि ऑक्सीजन के लोन पेयर जाते हैं, वो समझ नहीं आया। ROH और ये है आपका PCl5। ये अटैक करता है इसके ऊपर। क्यों अटैक कर पा रहा है? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा खासा है। क्या होगा? Cl हटेगा यहाँ से जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ROH पॉजिटिव P, कितने Cl रह गए? अब रह गए Cl। ठीक है, यस और सर। वो जो Cl आपका हटा है ना एक, वो Cl माइनस इस R के ऊपर अटैक करता है। ये OH अब तक तो अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं था, लेकिन जब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया, इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, तो अब ये जो भी ग्रुप यहाँ लिखा हुआ है ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। जब Cl माइनस अटैक करेगा इस पे ये तो निकल ये यहाँ से जाएगा। अलग हो जाएगा, और क्या बन जाएगा आपके पास? RCl। RCl। आई बात समझ में? लेकिन यस ये सर। सब काम पीएच वाले केस में नहीं हो पाएगा। हाँ जी, ये अटैक करेगा, हटेगा, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन इस केस में जो Cl है माइनस है वो इस वाले पीएच पे अटैक नहीं कर सकता। SN2 रिएक्शन नहीं देता आपका पीएच। आ रही बात समझ में? तो अल्टीमेटली होता क्या है, फॉस्फोरस के साथ ये OPH जुड़ा हुआ रह जाता है, फॉस्फोरस के साथ OPH। फिर ऐसा ही एक दोबारा कोई अटैक करेगा, फिर एक Cl और हट जाएगा, फिर और अटैक करेगा और Cl हट जाएंगे, इस तरीके से एक एक करके Cl हट जाते हैं। अब आ गई बात ओके समझ में? सर। हाँ जी सर। नेक्स्ट, हाँ जी, इसके बाद में अगली हेडिंग डालिए। ये किसी को लिखना तो नहीं है?
बस इसका नाम लिख लेना, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ये मेजर प्रोडक्ट होता है जब फिनॉल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हैं। अगली हेडिंग, एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। क्या है एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन? देख लो, इसमें भी मैकेनिज्म नहीं देखनी, बस सिंपल रिएक्शन पता होनी चाहिए हमें। यहाँ लिया जाता है पर सल्फेट K2S2O8, K2S2O8 मीडियम रखा जाता है बेसिक, और फिर गर्म करते हैं तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो आपके पास ऑर्थो पे लग जाएंगे और एक पैरा पे लग जाएगा। इसमें से इसका नाम तो होता है कैटेकॉल, इसका नाम होता है क्विनॉल। और अगर मेटा पे होता, जो कि बन नहीं रहा यहाँ पर, अगर मेटा पे होते दोनों OH, उसका नाम क्या होता है? मैंने बताया एक दिन, रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनॉल। वेरी गुड, लिख लीजिए रिएक्शन। इतना ही लिखना है इसमें, बस प्रोडक्ट पता होना चाहिए आपको। इसके बाद लास्ट लिखिए रिएक्शन विद FeCl3। ये इसको हम टेस्ट की तरह भी यूज करते हैं। और किसके किसके टेस्ट के लिए यूज किया जाता है? तो शिवम, इसको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह यूज करते हैं। लिख लीजिए इसमें, इट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन phenol and alcohol, used to differentiate between is used to differentiate between phenol and alcohol। हाँ जी, लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें। लिखिए phenols give violet color with FeCl3 फुल स्टॉप लगा के लिखिए, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक कलर, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, it is a characteristic test it is a characteristic test of all the compounds it is a characteristic test of all the compounds containing मतलब इनॉल ग्रुप जिसमें होगा, इनॉल वाला, दिस ग्रुप containing this group। फुल स्टॉप लगा के लिखिए, alcohols do not give this test, alcohols do not give this test। एल्कोहल के केस में कोई कलर नहीं आएगा और फिनॉल में आपके पास वॉयलेट कलर आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें फिनॉल है। हाँ जी, चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। ये एक दो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए जरा। MS शॉन निकाल लीजिए आप लोग, तब तक मैं भी निकाल लेता हूँ।
इसमें फिनॉल तो वैसे नहीं है एक साथ, एरोमेटिक कंपाउंड्स करके चैप्टर है इसमें तो। रुकिए। क्वेश्चन नंबर 168 ऑन पेज नंबर, अच्छा नहीं पेज नंबर तो अलग अलग हो सकता है। एरोमेटिक कंपाउंड करके जो चैप्टर है ना वो निकाल लीजिए आप। मेरी बुक में 547 पे है, 547 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 168। क्या क्वेश्चन है वो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। फिनॉल concentrated H2SO4 100 degree centigrade A Br2 H2O एक्सेस B, क्या होगा सोचिए, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? डी सर डी ए ए सर ए सर डी डी सर ए देखो ए क्या बनेगा, ए पता है हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ जी भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये पैरा कौन सा हो गया? पैरा पे पैरा पे पैरा पे पैरा होगा हाई पे, तो हाई है ये, पैरा बना। अब इसके बाद में ले आएगा Br2H2, क्या करता है Br प्लस लेके आता है, फिर Br प्लस आपके पास यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, लगता तो यहाँ भी था। अब सवाल है कि अगर SO3H है तो क्या वो लग पाएगा? बिल्कुल बड़ी आसानी से, कोई भी अगर आप एक इलेक्ट्रोफाइल लेके आते हो तो बड़ी आसानी से SO3 हट जाता है, जिसको हम लोग डीसल्फोनेशन का प्रोसेस कहते थे, याद है या नहीं है? H प्लस हटा दिया करता, सर इस बार Br प्लस हटा देगा तो बड़ी आसानी से आपका ये SO3H हट जाएगा। और क्या बनेगा, कोई और ग्रुप होता तो नहीं हटा सकते थे आप, लेकिन SO3H हट जाता है आसानी से। क्या बनेगा? डी ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा, मतलब ऑप्शन आपका डी वाला होगा। ठीक है, इसमें आप एक चीज मैं देख रहा हूँ, ये एरोमेटिक कंपाउंड वाला जो चैप्टर है ये आप कर सकते हो। इसमें बस केवल एक चीज ध्यान रखना, जहां पर भी आपको एनिलीन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले, ये अभी हम नहीं कर सकते। एनिलीन अभी हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, बेंजीन पढ़ लिया, एराइल हैलाइड पढ़ लिया और फिनॉल पढ़ लिया है। तो इस चैप्टर में बेसिकली इन चारों कंपाउंड के मिलाकर के क्वेश्चन है, जिसमें से केवल इसको छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। और ये बताइए एल्कोहल वाला जो अपना था वो कब डिस्कस करना है? एल्कोहल वाला हमारा छूट गया है, अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया है। कल कल वाली क्लास में करना है डिस्कस इसको, ठीक है? कल हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कोहल, ईथर एंड इपॉक्साइड्स। तो पूरा आपको सॉल्व कर लेना है, देखते हैं जहां तक भी हम डिस्कस कर पाते हैं, कोशिश करेंगे पूरा डिस्कस करने की। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं आज। मंडे वाली क्लास में कर लो। यस सर, प्लीज मंडे रख लो सर। नहीं देखो अब आप मंडे मत करो उसमें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको जहां तक मुझे याद आ रहा है वो तो मैं बीच में मुझे फिनॉल कंप्लीट करवाना था,
इसलिए, अदरवाइज ये तो मेरे को कम से कम 10 दिन से भी ज्यादा हो गए दिए हुए। तो ये तो आपको कर लेना है। अच्छा, आप लोगों से जो क्वेश्चन नहीं हुए, कुछ बच्चों ने जैसे ट्राई किया होगा, एक काम कर सकते हैं, अगर 150 नहीं तो 100 क्वेश्चन तो आप कर लीजिए। उसमें टोटल 150 है, 100 कर लीजिए। 100 तो हो जाएंगे ना? यस सर, 100 कर लो सर, 100 कर लो। ठीक है, 100 तक कर रहे हैं हम। अच्छा, कई लोगों ने जब पहले किया होगा तो कुछ क्वेश्चन नहीं हुए होंगे, एक बार उनको फिर से आप ट्राई कर लेना, हो सकता है शायद अब हो जाए आपसे वो कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ओके कल डिस्कस। थैंक यू सर।